अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में असलहान खातून अर्तुगरुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपने दिल में कहती है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसको मेरे दिल से निकाल दे और मुझे इस दर्द से बचा ले जिसकी दवा नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा से पूछता है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है। हलीमा कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं सब कामों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर अर्तुगरुल खड़ा होकर उसके पास जाता है और कहता है, लेकिन तुम असलहान को देखकर इतनी खौफजदा क्यों दिखाई दे रही थी? क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? इतने में गुंदुज पानी मांगता है तो हलीमा जाकर उसे पानी पिलाने लगती है। अगले दिन सुबह के वक्त हंली बाजार में सिमन कहीं जा रहा था कि इतने में उसका सामना तुरगत से हो जाता है। तुरगत पूछता है, लगता है आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। सिमन कहता है, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। आज मैं एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुरगत कहता है, अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। सिमन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आज तुम आराम कर लो, शाम को मैंने तुमसे काफ़ी सारी बातें करनी हैं। यह कहकर सिमन आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले की औरतें बाजार जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ रही थीं। सिमन का आदमी पैतरस भी जाने के लिए तैयार था। वो अर्तुगरुल के पास आकर कहता है, मुझे इजाज़त दीजिए सरदार। अर्तुगरुल कहता है, कारोबार कैसा रहा ताजिर हसन? पैतरस कहता है, ये दोनों के लिए काफ़ी मुनाफा बख्श रहा। फिर अर्तुगरुल कहता है, आप जब भी चाहो हमारे कबीले में आ सकते हो ताजिर हसन। फिर पैतरस वहाँ से चला जाता है। इतने में अर्तुगरुल का बेटा गुंदुज अंदर से भागते हुए आता है और कहता है, मुझे भी मामा के साथ बाजार जाने दें। अर्तुगरुल पूछता है, तुम वाकई जाना चाहते हो? गुंदुज कहता है, हाँ। और अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, फिर मामा अब तुम्हारी अमानत में है। इसके बाद हलीमा गुंदुज को लेकर घोड़ा गाड़ी में सवार हो जाती है और उनका काफिला कबीले से रवाना हो जाता है। इतने में अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के पास आकर कहता है, दुमरुल वापस आ गया है सरदार, अर्तुग साहब और दुंदार आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर अर्तुगरुल अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ बाजार जाने वाले रास्ते पर अमांदा का आदमी फ्रांसिस्को बहुत सारे आदमियों को लेकर पहुंच जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, मुझे वो दोनों औरतें जिंदा चाहिए। अगर उनको कुछ भी हुआ तो इसका हिसाब मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। अब अपनी अपनी जगह संभाल लो। इसके बाद उसके सारे आदमी आसपास छुप जाते हैं। दूसरी तरफ दुमरुल चट्टान वाली जगह के बारे में मालूमात देता है। अर्तुगरुल कहता है, वो लोग मुआवजों के बगैर वहां नहीं जाएंगे, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। हम मामूल वाले रास्ते से जाएंगे ताकि किसी को शक ना हो, और अगर हमें भागने की भी जरूरत पड़े तो हम आसानी से वहां से निकल सकें। दूसरी तरफ काई कबीले की औरतों का काफिला बाजार की तरफ जा रहा था। एक जगह पहुंचकर हलीमा कहती है, हमें यहाँ कुछ आराम करना चाहिए। फिर वो सब घोड़ा गाड़ी से उतर आते हैं और पानी वगैरह पीने लगते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हलीमा कहती है, चले रवाना होने के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर सब औरतें उठ खड़ी होती हैं। ऐन उस वक्त फ्रांसिस्को अपनी आदमियों को इशारा करता है तो वो सब निकलकर सामने आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। काई कबीले के कुछ सिपाही भी वहां मौजूद थे जो उनके साथ लड़ने लगते हैं। इतने में सिमोन का आदमी पैतरस भी वहां पहुंच जाता है और एक तरफ छुपकर सब कुछ देख लेता है। फिर वह दोबारा घोड़े पर सवार होकर अपना घोड़ा वापस मोड़ लेता है। लड़ाई के दौरान कबीले के सिपाही गिर जाते हैं। औरतें भी बहादुरी से लड़ रही थीं और फ्रांसिस्को के कुछ आदमियों को मार देती हैं। लेकिन इतने में एक आदमी दूर से गुंदुज का तीर से निशाना लेने लगता है। बानो जिजिक देख लेती है और फौरन गुंदुज की तरफ बढ़ती है। इतने में वो आदमी तीर चला देता है जो बानो जिजिक के बाजू में से होता हुआ गुंदुज को भी लग जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। हलीमा ये देखकर गुंदुज की तरफ बढ़ती है, लेकिन इतने में एक सिपाही उसे गिरा देता है और वो बेहोश हो जाती है। असलहान को भी फ्रांसिस्को गिराकर बेहोश कर देता है। फिर वो सबसे कहता है, अपने हथियार फेंक दो, वरना यहाँ मौजूद सब औरतों को मार दिया जाएगा। जिसके बाद वो औरतें अपनी तलवारें फेंक देती हैं। इसके बाद फ्रांसिस्को के आदमी हलीमा और असलहान को उठाकर वहां से एक तरफ चले जाते हैं। इस दौरान बानो जिजिक गुंदुज के साथ नीचे गिरी हुई थी। उन आदमियों के जाने के बाद वो गुंदुज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ उस चट्टान की तरफ बढ़ रहा था जहां कोनिया से आने वाला एक जासूस सिमन से मिलने वाला था। इतने में उन्हें घोड़े की आवाज आती है तो वो रुक जाते हैं। सिमन का आदमी पैतरस वहां पहुंच गया था। वो पास आकर अर्तुगरुल को बताता है कि औरतों के काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। ये सुनकर अर्तुगरुल गुनकुत को कहता है, तुम फौरन वापस कबीले में जाओ और सिपाही लेकर आओ। फिर वो बामसी को कहता है, तुम बाकी सिपाहियों को लेकर अपना सफर जारी रखो। फिर अर्तुगरुल पैतरस के साथ औरतों के काफिले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दुंदार हंली बाजार में तुरगत के पास पहुंचता है और उसके साथ एक नकली लड़ाई करके वो खत और आला उसको लौटा देता है। दूसरी तरफ सिमन उस चट्टान के पास पहुंचकर इंतजार करने लगता है। दीवान भी एक तरफ छुपकर उसे देख रहा था। इतने में बामसी और सामसा भी भेड़ियों की खालें पहनकर उसके पास आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काफी सारे आदमियों का एक काफिला वहां पहुंचता है। एक आदमी नकाब पहने हुए घोड़े पर उनके साथ आ रहा था। फिर वो आदमी घोड़े से उतरता है और सिमन के पास पहुंचकर अपना निकाब उतार देता है।
ये सादुद्दीन कोपिक था जिसने अपना खुफिया नाम अबू नकाश रखा हुआ था। सिमन कहता है, आओ मेरे प्यारे दोस्त, आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सादुद्दीन कहता है, तमाम सरहदें तब्दील होंगी, अब हम तैयार हैं। अगर तुमने मुझे वो दिया जो मैं चाहता हूँ तो हम दोनों की जीत होगी। सिमन पूछता है, आप हमसे क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी सादुद्दीन का चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनकी तरफ उसकी पीठ थी। इतने में पीछे से सिमन के आदमी भी आ जाते हैं और उनको देखकर तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल के साथी भी नारा लगाकर उन पर हमला कर देते हैं। नारा सुनकर सिमन और सादुद्दीन चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ बानो जिजी गुंदुज को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इतने में अर्तुगरुल और पैतरुस वहां पहुंचते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर उनके पास आता है। एक औरत उसे बताती है कि वो लोग हलीमा और असलहान को अगवा करके ले गए हैं, हम उनको नहीं रोक सके। फिर अर्तुगरुल गुंदुज को देखकर चौंक जाता है और रोते हुए उसके पास आ जाता है। बानो जिजी तीर तोड़कर एक तरफ हट जाती है। अर्तुगरुल गुंदुज को गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी सिमन के आदमियों से लड़ने में मसरूफ थे। सादुद्दीन सख्त गुस्से में आ जाता है और सिमन को कहता है, मैंने तुम पर एतमाद किया था और तुमने हम दोनों को जाल में फंसा दिया बेवकूफ़। लड़ाई के दौरान फिलिप दवान के पेट पर तलवार मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गुंदुज की धड़कन चेक करके कहता है, ये जिंदा है। फिर वो फौरन उसे उठाकर एक सिपाही के हवाले करता है और कहता है, इसे फौरन हकीम अर्तुग के पास ले जाओ। फिर अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होकर एक तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। सिमन के कुछ आदमी मारे जाते हैं। फिर सादुद्दीन भी अपने आदमियों को उस तरफ जाने का इशारा करता है, जिसके बाद वो तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं। दवान जख्मी हो चुका था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो भागने लगते हैं और सिमन और सादुद्दीन के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। सादुद्दीन सिमन को कहता है, सुल्तान का जासूस ये कैसे जान सकता है कि तुम यहाँ आ रहे हो? सिमन कहता है, मैं पता लगा लूंगा अमीर हजरत, आप परेशान ना हो। सादुद्दीन कहता है, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की जिसमें हम दोनों का फायदा था, लेकिन तुम सुल्तान के एक जासूस को नहीं पकड़ सके। सिमन कहता है, मैं पकड़ लूंगा उसे। सादुद्दीन कहता है, सुल्तान का जासूस अर्तुगरुल है, तुम्हें क्या उम्मीद है कि वो खुद तुम्हारे पास आकर ये कबूल करेगा? फिर तुम्हें समझ आएगी। ये सुनकर सिमन हैरान परेशान हो जाता है और कहता है, लानत हो, मुझे शुरू से उस पर शक था। फिर सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल दिन रात काम कर रहा है ताकि कारा जैसर को फतह कर सके, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को कोई नहीं रोक सकेगा। सिमन कहता है, अच्छा तो तुम इस वजह से हमारी मदद करना चाहते हो ताकि सुल्तान अलाउद्दीन मजबूत ना हो सके और तुम उसकी जगह ले सको। वाह कोपिक, सादुद्दीन कहता है, तुम अपनी नाक इस मामले में मत अड़ाओ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल एक जगह पहुंचकर नीचे घोड़ों के निशानात देखता है और फिर उस जाने बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी भाग रहे थे और सिमन के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। इतने में दुमरुल और काया भी आगे से आ जाते हैं और तीर चलाकर सिमन के दो आदमियों को मार देते हैं। फिर वो पांचों इकट्ठे होकर दोबारा भागने लगते हैं। इस दौरान सामसा को भी एक तीर लग जाता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो भागते भागते एक जगह पहुंचकर छुप जाते हैं और फिलिप और दूसरे आदमी उन्हें तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। बामसी कहता है, चलो अभी वापस कबीले चलते हैं। दवान कहता है, आप जाओ, मैं अर्तुगरुल भाई की इजाज़त के बगैर कबीले में नहीं जा सकता। बामसी कहता है, अगर हमने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर वो दवान को सहारा देकर उठाते हैं और कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को के आदमी हलीमा और असलहान को लेकर एक गार के पास पहुंच जाते हैं। हलीमा गुंदुज के बारे में सोचकर रोने लगती है। असलहान उसे दिलासा देती है और कहती है, आप अल्लाह पर उम्मीद रखो और अपने आप को संभालो, आप एक मजबूत औरत हो। दूसरी तरफ फिलिप और बाकी आदमी सिमन के पास पहुंच जाते हैं। सिमन सख्त गुस्से में कहता है, मुझे मत बताना कि वो भाग गए हैं। फिलिप आगे से कोई जवाब नहीं देता तो सिमन समझ जाता है कि वो भाग गए हैं। फिर वह सख्त गुस्से में कहता है, उनके पीछे आदमी भेजो और उनको तलाश किए बगैर वापस मत आना। सादुद्दीन कहता है, अपनी तरफ देखो, तुम तो अपने आप की भी हिफाजत नहीं कर सकते। यह कहकर सादुद्दीन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी कबीले की तरफ रवाना थे कि इतने में दवान जख्मी होने की वजह से घोड़े से गिर जाता है। बाकी सब भी घोड़ों से उतर आते हैं। बामसी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में दवान बेहोश हो जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।